तो पता है क्या होता अगर लॉ का अलायंस स्ट्रॉ हैट्स के साथ कभी टूटता ही नहीं, क्योंकि वानो के बाद लूफी, लॉ एंड किड तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। लूफी जाता है एगेट, जहां उसे CP0, एडमिरल और एल्डर्स से लड़ना पड़ता है। किड का तो छोड़ ही दो, ये बंदा सीधा चला जाता है एल्बेफ, शैंक्स से। लॉ का सामना होता है ब्लैकबीयर्ड से, जहां पर उसे बुरी तरीके से डिफीट मिलता है। तो क्या होता अगर वानो के बाद भी लॉ का अलायंस स्ट्रॉ हैट्स के साथ कभी टूटता ही नहीं? तो देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थ्रू आउट द अलायंस लॉ देखता है स्ट्रॉ हैट्स क्रू का अनवेयरिंग लॉयल्टी एंड डिटर्मिनेशन, इस कारण अब इनका बॉन्ड भी पहले से काफी अच्छा हो चुका होगा। लॉ फाइनली स्ट्रॉ हैट्स पर कंप्लीट ट्रस्ट कर पाएगा। एंड भाई वानो आर्क के जस्ट बाद पूरे वन पीस वर्ल्ड में चारों तरफ केओस, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो योंग को एक साथ डिफीट हुए थे, जिस कारण वर्ल्ड में कई सारे नए थ्रेट्स एंड चैलेंजेस भी आ रहे थे, जिस कारण अभी इन दोनों का अलायंस इन दोनों को ही बेनिफिट देने वाला है। वन पीस में अभी स्टोरी इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि हर एक इवेंट दूसरे इवेंट से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर लॉ स्ट्रॉ हैट्स के साथ अपना जर्नी कंटिन्यू रखेगा तो फिर ब्लैकबीयर्ड लॉ की तरफ नहीं जाएगा, वो हाचिनोसु में ही रहेगा, जिस कारण गार्प को फुल ब्लैकबीयर्ड क्रू को फेस करना पड़ेगा। देखो ब्लैकबीयर्ड तो गार्प के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना ही गार्प कोई डेविल फ्रूट यूजर है कि यामी यामी नोमी का उस पर कोई अफेक्ट हो, और ना ही इतना वीक कि गुरा गुरा नोमी के कुछ पंचेस में ही हार जाए। मेन प्रॉब्लम उसका क्रू का रहेगा। ये लोग फेयर प्ले करते ही नहीं। एक बार में जब 10-15 स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट यूजर्स गार्प से लड़ेंगे, उसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। और जैसा कि मैंने बोला, ये लोग फेयर प्ले भी नहीं करते। भाई प्राइम गार्प खुद को स्पेशल ट्रेनिंग देता है डेविल फ्रूट यूजर से लड़ने के लिए, इस कारण ये काफी इंटेंस जाएगा। 70 या फिर 80% ब्लैकबीयर्ड क्रू खत्म हो जाएगा। और भाई इस क्रू में ऐसे ऐसे कमीने भर पड़े हैं कि कोई पीछे से वार कर रहा है, कोई दूर से स्नाइपिंग कर रहा है, तो यहाँ पर गार्प का और बुरा हाल हो जाएगा। एंड अब आते हैं लॉ एंड स्ट्रॉ हैट्स पर, तो ये अलायंस काफी अच्छे से चलेगा, क्योंकि लॉ का प्राइमरी गोल था विल ऑफ डी और वॉइड सेंचुरी के मिस्ट्रीज को समझना, जिसमें उसका साथ देगी निको रॉबिन। और ऐसा भी हो सकता है कि इस अलायंस के बाद रॉबिन एंड लॉ किसी डेट पर जाते हुए दिखे। तो अगर लॉ डिसाइड करे कि वो स्ट्रॉ हैट्स के साथ ही रहेगा, तो ये डिसीजन उसके गोल्स, पर्सनल लाइफ एंड रोमांटिक लाइफ हर चीज के लिए बेटर रहेगा। तो स्ट्रॉ हैट्स एंड लॉ पायरेट्स अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि एग हेड में ज्यादातर चीजें नॉर्मली रहता है। एडिशन में बस स्ट्रॉ हैट्स के साथ लॉ भी ट्रैवल करता है। पर इसके बाद स्टार्ट होता है एल्बेफ। एग हेड में एक काफी बड़ी बैटल के बाद स्ट्रॉ हैट्स निकल पड़ते हैं एल्बेफ के लिए। एंड अब उन्हीं के शिप के बगल में लॉ का शिप भी चल रहा है। लॉ ने भी एल्बेफ जाने का डिसाइड किया विल ऑफ डी के मिस्ट्री को अनसॉल्व करने के लिए। ये लोग समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं। लूफी एज यूजुअल खाने के लिए चिल्ला रहा है। सभी स्ट्रॉ हैट्स एंड लॉ पायरेट्स अपने अपने काम में बिजी हैं, पर तभी इन्हें काफी खराब वेदर का सामना करना पड़ता है। और भाई नामी वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट नेविगेटर है, तो बड़े आसानी से इस वेदर में ट्रैवल करती है। बट स्ट्रॉ हैट्स को आगे जाकर काफी सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है, जैसे सी किंग्स या फिर बिग मॉम एंड काइडो के फ्लीट के रिमेनिंग मेंबर्स, जो कि रिवेंज के लिए पूरे पागल हैं। एंड फिर लॉ की स्ट्रेटजीज और नामी के नेविगेशन स्किल्स की मदद से स्ट्रॉ हैट्स आसानी से और सेफली इन चीजों को पार करके चले जाते हैं। और इसके बाद फाइनली वो लोग एल्बेफ पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं, क्रू को काफी अच्छे से ग्रीट किया जाता है। उन्हें एल्बेफ के मेन विलेज में लाया जाता है, जहां पर वो लोग एल्बेफ के कल्चर को देखते हैं, जिसमें कि कोलोसल साइज स्ट्रक्चर होते हैं। सभी जायंट्स लॉ एंड स्ट्रॉ हैट्स को पहचान लेते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने वानो में काइडो एंड बिग मॉम को डिफीट किया है, और इनके ऑनर में सभी जायंट्स एक काफी बड़ा पार्टी रखते हैं। वो सब एल्बेफ को देखकर काफी खुश था और एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि उसका गोल ही था जायंट्स के होम टाउन एल्बेफ आने का। और यहाँ पर जायंट्स उसब, स्ट्रॉ हैट्स एंड लॉ पायरेट्स को अपने स्पेशल मूव एंड कॉम्बैट स्टाइल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद सभी के पावर लेवल में एक छोटा सा इंक्रीज आता है। इसके बाद स्टार्ट होता है असली काम एंशिएंट हिस्ट्री को अनकवर करने का। रॉबिन एंड लॉ एल्बेफ के एंशिएंट लाइब्रेरी में जाते हैं, ताकि वो लोग एंशिएंट हिस्ट्री एंड वॉइड सेंचुरी के सीक्रेट्स को जान पाएं, जहां पर उन्हें कई चीजों के बारे में पता भी चलता है, जैसे एंशिएंट पावरफुल वेपन्स एंड एंशिएंट किंगडम के बारे में। पर स्ट्रॉ हैट्स एंड लॉ का अलायंस पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इन्होंने अब एंशिएंट हिस्ट्री को अनकवर करना स्टार्ट कर दिया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार हो जाती है एक फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए। फ्लीट एडमिरल अकायनु, बाकी ये तीनों एडमिरल्स और 10,000 से भी ज्यादा नेवी सोल्जर्स निकल पड़ते हैं एल्बेफ के लिए। पर लॉ का अलायंस और गॉड लेवल स्ट्रेटजीज के कारण स्ट्रॉ हैट्स का जर्नी एल्बेफ में काफी इजीली निकल जाता है। एल्बेफ में ऐसा कोई मेजर वॉर नहीं होता। स्ट्रॉ हैट्स एक बार फिर से सेट सेल करते हैं फाइनल रोड पुनेक्लिफ के लिए। पर ये सफर इतना आसान नहीं, जहां पर फिर से स्ट्रॉ हैट्स को काइडो एंड बिग मॉम के रिमेनिंग मेंबर्स मिलते हैं, जिन्हें तो ये लोग इजीली डिफीट कर देते हैं। और एल्बेफ में जो सीक्रेट्स मिले हैं, उससे लूफी और उसके क्रू को समझ आ जाता है कि रोड पुनेक्लिफ को लेकर वन पीस के लिए जाने का टाइम आ चुका है। और जिस तरह शैंक्स का वन पीस के लिए जाने का न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, सेम इसी तरह वन पीस वर्ल्ड को एक और शॉक मिलता है कि एक और योंग को स्ट्रॉ हैट लूफी अब वन पीस के लिए जाएगा। मरीन्स पहले से ही लूफी को रोकने के लिए निकल चुके हैं, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर से उनके साथ और ज्यादा मेंबर्स को भेज दिया जाता है। एक तरफ से स्ट्रॉ हैट्स का फील्डिंग मरीन्स सेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सेकंड योंग को बगी ने भी अनाउंस कर दिया है कि अब वो भी वन पीस के लिए जाएगा। भले ही इसके लिए उसे क्रोकोडाइल और मीहॉक से काफी पिटना पड़ा। ब्लैकबीयर्ड भी बोलता है अब हमारा टाइम आ चुका है वन पीस के लिए जाने का। पूरा वर्ल्ड अभी इम्बैलेंस स्टेट में, चारों योंग को वन पीस के लिए जा रहे हैं, और मरीन्स चारों योंगों को एक साथ नहीं संभाल सकते, जिस कारण वो लोग डिसाइड करते हैं एक एक योंग को करके फाइट करने का, और उनके पहले टारगेट बनते हैं स्ट्रॉ हैट। और क्योंकि ज्यादातर मरीन्स इस योंग को रेस में लग चुके हैं, मरीजवा का सिक्योरिटी अभी बिल्कुल लोएस्ट पर है, एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए ये बेस्ट टाइम होता है अपना मूव करने का। एंड फाइनली ड्रैगन भी अपने साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी के कई सारे मेंबर्स को लेकर निकल पड़ता है। स्ट्रॉ हैट्स पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 75% चक्कर लगा चुके हैं। रॉबिन एंड लॉ मिलकर एक स्क्रिप्ट कोड को डिकोड करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है लास्ट रोड पुनेक्लिफ है साउथ ब्लू के फॉरगॉटन आइलैंड। तभी लॉ कहता है अगर हम इसे ढूंढ ले तो फिर लाफ टेल बस एक कदम दूर है। लूफी फुल एक्साइटेड होकर अपने कैप्टन वाले सीट पर जाता है, वन में
में सोचता है अब बस एक कदम दूर वन पीस के लिए, और सभी निकल पड़ते हैं ग्रैंड लाइन के सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस रीजन। और ट्रैवल के दौरान बीच में उन्हें मरीन के शिप्स भी मिलते हैं जिसमें कि वो लोग न्यू एंड एडवांस वेपन्स को लेके जा रहे थे, जैसे एडवांस पैसिफिस्टा एंड सेरेफिन। और ऐसे ही 3-4 शिप्स भरे पड़े हैं इन्हीं वेपन्स से। मरीन्स को इसका भनक भी नहीं था कि आसपास स्ट्रॉ हैट्स हैं। सब उन्हें देखकर काफी डर जाता है और वो मन में सोचता है कि इनसे बैटलफील्ड में लड़ने से अच्छा है कि अभी ही गिरा दो। और तुम्हें याद होगा एलबैफ में स्ट्रॉ हैट्स ने काफी ट्रेनिंग किया था, उस सबके पास कुछ नए स्पेशल बॉम्ब्स आ चुके हैं एंड वो स्लिंग शॉट से नेवी के उस वेपन शिप को गिराने लगता है। जब तक मरीन्स को कुछ पता भी चलता, उस सब ने ऑलरेडी 2 शिप्स को गिरा भी, पर इसके थोड़े ही पीछे मरीन्स का पूरा फ्लीट था। उन्हें पता चल जाता है कि स्ट्रॉ हैट्स के साथ वॉर स्टार्ट हो चुका है। कीज़रू, ग्रीन बुल और फुजितोरा बिल्कुल स्पीड से निकल पड़ते हैं उनकी तरफ। पूरे स्ट्रॉ हैट एंड हार्ट पायरेट्स को एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए मोस्ट डेंजरस पायरेट्स अलाइव का टाइटल मिल गया है। मरीन्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मंकी डी लूफी एंड ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ दोनों वर्ल्ड स्टेबिलिटी के एनिमी हैं। और फाइनली मरीन्स एंड स्ट्रॉ हैट्स आमने सामने आते हैं। अकाइनु जोर से चिल्लाकर बोलता है कि स्ट्रॉ हैट सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई। पर लूफी जैसे ही अकाइनु को देखता है उसे एस की याद आ जाती है, कैसे इसी ने एस को मारा था। और लूफी का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पे होता है। लॉ लूफी से बोलता है कि शांत रहो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो लूफी को समझाने की कोशिश करता है पर लूफी नहीं मानता। और फाइनली अब सभी वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। पर सभी स्ट्रॉ हैट्स के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वो भी क्यों ना, क्योंकि एलबैफ में उन्होंने काफी अच्छा खासा ट्रेनिंग किया। जोरो ने एलबैफ के जायंट से डुअल स्वॉर्ड फ्लो सीखा है और उसमें अपना थर्ड स्वॉर्ड भी लगा देने के बाद वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया है। सांजी ने फायर स्टाइल एंड स्काई वॉक के न्यू फ्यूजन को मास्टर किया है। नामी ने भी ज़्यूस एंड एलबैफ के लाइटनिंग फ्रूट फ्यूजन लाइटनिंग कंट्रोल में और ज्यादा अच्छी हो चुकी है। लॉ ने भी अपने ऑप अप फ्रूट को और अच्छे से मास्टर कर लिया है एंड अब लॉ अपने रूम में बिल्कुल फॉक्सी की तरह एक छोटे ड्यूरेशन के लिए अपने एनिमी को स्लो भी कर सकता है। एलबैफ में सबसे बड़ा पावर अप मिला है उसप को। और फाइनली स्ट्रॉ हैट्स वर्सेस मरीन्स का ये बैटल स्टार्ट होता है, जहां की लूफी अकाइनु से, सांजी कीज़रू से, जोरो फुजितोरा से एंड लॉ ग्रीन बुल से लड़ता है। बाकी लोग दूसरे मरीन्स पैसिफिस्टा एंड सेरेफिम से लड़ते हैं। स्टार्टिंग में ये बैटल काफी इक्वल टर्म्स पर जा रहा था, पर धीरे धीरे मरीन्स अपने हैवी नंबर के कारण स्ट्रॉ हैट्स पर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लूफी अपने कॉन्करर्स हागी का कमाल दिखाता है एंड ऑलमोस्ट सभी फुट सोल्जर्स को बेहोश कर देता है। इस कारण कुछ स्ट्रॉ हैट्स वाइज एडमिरल से लड़ते हैं और कुछ सेरेफिम से। दूर से ग्रीन बुल पर एक अटैक करता है जिससे कि उसका पेड़ सूखने लगता है। लॉ को टाइम मिल जाता है, वो अपने रूम को क्रिएट करता है और पॉप फ्रूट का यूज करके वो सभी सेरेफिम्स एंड पैसिफिस्टा को बीच से ही काट देता है। ग्रीन बुल उसप के उस अटैक से रिकवर करता ही है। उसप उस पर और भी ज्यादा सीड्स फेंकने लगता है और ग्रीन बुल वहीं पर कीज़रू, लॉ और उसप पर दूर से एक लाइटनिंग मारता है और ये लोग अपने ऑब्जर्वेशन हाकी से उससे बच जाते हैं। सांजी कीज़रू से कहता है कि मुझ पर फोकस करो और अब लॉ एंड उसप भी उससे लड़ने आ जाते हैं और ये लोग तीनों मिलकर कीज़रू को ओवरवेल्म करने लगते हैं। कीज़रू अपना शैडो क्लोन क्रिएट करता है और यहाँ पर लॉ का ऑप अप फ्रूट ज्यादा काम नहीं कर रहा था, पर उसप अपने सीड से इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे कीज़रू को उनका एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलता। और सांजी अपना न्यू लाइटनिंग फास्ट अटैक करता है जिससे कीज़रू भी डाउन हो जाता है। जोरो एंड फुजितोरा का फाइट काफी इक्वल टर्म्स पे चल रहा था। जैसे ही फुजितोरा एक मीटियोर समन करता है, लॉ उस मीटियोर को ऊपर से ही काट देता है एंड जोरो अपने स्वॉर्ड को कॉन्करर्स हाकी से कोट करता है और उसके अटैक्स 10 टाइम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसी तरह फाइनली जोरो अपने किंग ऑफ हेल मोड में जाता है, जिस कारण फाइनली फुजितोरा भी डिफीट हो जाता है और अब बच जाता है अकाइनु एंड लूफी। पहले तो गियर 2 में जाता है एंड फिर गियर 4 में। अकाइनु का मैग्मा पंच लूफी को काफी डैमेज दे रहा है, इस कारण ये बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चला जाता है गियर 5। और गियर 5 में जाने के बाद क्या होता है ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। लूफी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। सभी के सभी मरीन्स का मोरल डाउन हो जाता है। लूफी बहुत बड़ा होकर अकाइनु को एक ऐसा पंच मारता है जिससे कि अकाइनु जिस शिप पर खड़ा था वो पूरा टूट जाता है। अकाइनु भी अपने अवेकेंड लूगिया पावर का यूज करता है, आसपास के हर चीज को लावा में कन्वर्ट करने लगता है। धीरे धीरे लावा भी बढ़ता जाता है और अकाइनु अपने साइज को बड़ा कर लेता है। इन दोनों का फाइट चलता रहता है, पर लूफी के अंदर से कॉन्करर्स हाकी एक्सप्लोड हो रहा था और ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि मरीन्स के जितने भी डेविल फ्रूट यूजर्स उनका डेविल फ्रूट एबिलिटी काम करना ही बंद कर देता है, जिसका फायदा उठाकर नामी उन पर एक काफी बड़ा अटैक करती है। और लूफी अकाइनु से कहता है कि अच्छा तुम मेरे जैसे बड़े भी हो सकते हो, ठीक है मुझे बस तुमसे भी और ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा। लूफी उसके बाद इतना बड़ा लगता है कि जायंट अकाइनु भी उसके सामने चींटी की तरह लगता है। लूफी उस जायंट अकाइनु को अपने पैरों से मसल देता है और इसी तरह पूरे मरीन्स हार जाते हैं लूफी एंड लॉ के अलायंस के सामने। पर ये कोई इजी विन बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स एंड लॉ पायरेट्स कंप्लीटली थक चुके हैं। लूफी का गियर 5 जैसे ही रन आउट होता है तो फिर से एक बुढ़ऊ की तरह बन जाता है। लॉ भी अपने ऑप ऑफ फ्रूट का काफी ज्यादा यूज करता है, इस कारण इनका स्टैमिना बिल्कुल 0 हो चुका है। लूफी सांजी से खाना मांगता है पर सांजी खुद थक चुका था, पर सांजी किसी तरह खाना बनाकर सबको देता है और ये लोग यहाँ से निकल नहीं वाले थे। तभी इस मौके का फायदा उठाने के लिए आ जाता है वहां पर ब्लैक बियर्ड। उसने देखा कि लूफी का डेविल फ्रूट क्या कर सकता था। उसका इंटरेस्ट लॉ का डेविल फ्रूट से हटकर लूफी के डेविल फ्रूट में आ जाता है। लूफी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर नामी उसे पीट कर शांत करती है कि अभी हम लड़ने के हालत में नहीं। फ्रैंकी तुरंत ही कूड़े बर्स्ट से शिप को उड़ाकर वहां से ले जाता है, पर ब्लैक बियर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो भी बिल्कुल स्पीड से आगे बढ़ता है। स्ट्रॉ हैट्स किसी तरह फाइनल आइलैंड तक पहुंच तो जाते हैं, पर अभी वो काफी इंजर्ड होते हैं। लॉ एंड रॉबिन मिलकर हिडन लैंग्वेज और डेविल फ्रूट के हिडन सीक्रेट्स को डिकोड कर लेते हैं और ये तो बस स्टार्ट है, क्योंकि असली फन अभी बाकी है। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स बिल्कुल बुरी हालत में उस फाइनल मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें मिलता है शैंक्स। पर टेंशन मत हो, यहाँ पर वो लोग फाइट के लिए नहीं होते। शैंक्स लूफी से मिलता है और लूफी काफी खुश होता है। लूफी एक ही पल में अपने सभी दर्द और चोट को भूल जाता है। लूफी शैंक्स से किए प्रॉमिस को पूरा करता है और उस टोपी को लौटाता है, पर शैंक्स कहता
कहता है कि नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रॉ हैट अब तुम्हारा सिंबल बन चुका है, इसलिए इसे तुम ही रखो। लॉ शैंक्स से पूछते हैं कि तुम भी फाइनल रोड पोनेक्लिफ को ढूंढने के लिए आए हो? शैंक्स कहता है कि हाँ, और एक बार वो मिल जाए तो लूफी, याद रखना हम दोनों राइवल्स बन जाएंगे। लूफी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहता है कि हाँ मुझे पता है, आज के दिन तो रेड हेयर पायरेट्स, स्ट्रॉ हैट्स एंड लॉ मिलकर पार्टी करते हैं। और यहाँ पर 2 योंको का अलायंस होता है, पर ये अकेला अलायंस नहीं था जो कि हुआ। ब्लैक बीट का पूरा हाचिनोसु आर्मी 50,000 से भी ज्यादा था, पर उन्हें एक और सरप्राइज मिलता है जब वो टकराते हैं क्रॉस गिल्ड से। स्टार्टिंग में तो इनके बीच काफी टेंशन होता है। बगी ब्लैक बीट को देखकर पूरा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि मुझे पहले से पता था ये कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता। और वो बचपन का मोमेंट याद करता है जब ये लोग रॉजर एंड व्हाइट बीट के रूम में थे और आपस में लड़ते थे। पर हाचिनोसु का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंसर खुद क्रोकोडाइल है, एंड क्रोकोडाइल को देखकर ब्लैक बीट काफी खुश होता है और ये लोग भी पार्टी करते हैं। और इसी बीच ब्लैक बीट उन्हें ऑफर देता है अलायंस क्रिएट करने का। बगी तो इसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है, पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के मामले में उसका कुछ नहीं चलता। क्रोकोडाइल कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो। वो मीहोक से पूछता है कि क्या हमें इस अलायंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मीहोक कहता है कि जब तक उसे शैंक्स से लड़ने का मौका मिलेगा तब तक सब ठीक है। और फिर फाइनली क्रॉस गिल्ड और उनके 50,000 से भी ज्यादा मेंबर ब्लैक बीट के साथ अलायंस बनाते हैं, जहां लूफी, शैंक्स एंड लॉ के ग्रुप का टोटल नंबर मुश्किल से 50 या फिर 60 होगा। अपोनेंट में 1 लाख की आर्मी, ऊपर से योंको और उनके कमांडर लेवल ब्लैक बीट के ग्रुप में काफी सारे डेविल फ्रूट यूजर्स भी हैं। और क्रोकोडाइल ब्लैक मार्केट में पैसे देकर डेविल फ्रूट क्रिएट भी करवा रहा है, जिस कारण क्रॉस गिल्ड में भी 10 से 20,000 आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट यूजर्स, जिस तरह हमें काइडो के आर्मी में डेविल फ्रूट यूजर्स देखने को मिले थे। एक तरफ से लूफी और दूसरी तरफ से ब्लैक बीट दोनों तैयार होते हैं पायरेट किंग बनने के लिए। पर इन दोनों का पायरेट किंग बनना काफी अलग था। जहां ब्लैक बीट के लिए वन पीस एक ऐसा ट्रेजर है जो कि उसे पायरेट किंग बना सकता है, वहीं लूफी के लिए वन पीस एक ट्रेजर से बढ़कर एक सिंबल उसके फ्री होने का एंड वर्ल्ड का सबसे फ्री इंसान बनने का। लूफी के लिए पायरेट किंग बनना अल्टीमेट ट्रेजर को अचीव करना नहीं, बल्कि अल्टीमेट फ्रीडम को अचीव करना। लॉ एंड रॉबिन फिर से पोनेक्लिफ के बारे में रिसर्च करते हैं और उन्हें वहां पर पोनेक्लिफ के साथ साथ एक एंशिएंट वेपन भी मिलता है। स्ट्रॉ हैट्स, लॉ एंड रेड हेयर पायरेट्स दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लॉ बोलता है इस एंशिएंट वेपन के आसपास होगा रोड पोनेक्लिफ। तभी ब्लैक बीट एंड क्रॉस गिल्ड का अलायंस इस आइलैंड पर एंट्री करता है। वहां इतने सारे लोग होते हैं कि पूरा समुद्र और आइलैंड पायरेट से भर जाता है। और ये आइलैंड अभी तो दिख रहा है पर जल्द ही ये कंप्लीटली गायब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जॉय बॉय के फाइट के बाद हिस्ट्री का बिगेस्ट फाइट होने जा रहा है, जहाँ 4 योंको अलायंस बनाकर आपस में लड़ने वाले हैं। और इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट्स बताना अगर पार्ट 2 चाहिए तो।